और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ अब हमें ज्वाइन इन किया है फरजान आइसक्रीम के कंट्री मैनेजर ने सैयद सबीउल हसन रिजवी साहब, जिनसे मेरी बहुत पहले मुलाकात हुई थी। और एक अच्छे फ्लेवर की आइसक्रीम है, इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करती है। ना सिर्फ कम्पीट करती है बल्कि इस चीज़ को इस अंदाज़ में हम देखते हैं कि आप दुनिया में किसी भी नाम से मशहूर व मारूफ आइसक्रीम्स हैं, अगर हम उनका ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पर फरजान आइसक्रीम आपको वो टेस्ट, वो टेक्सचर, वो आपको क्वालिटी फ़राहम करता है जो कि आपकी ना सिर्फ तकरीबात को बल्कि आपके घर की कोई भी ओकेजन हो, शादी हो, बारात हो, वलीमा हो, इंगेजमेंट हो, पार्टीज़, आप घर पे एक छोटी सी पार्टी रख लें, वहाँ पर भी आप फरजान आइसक्रीम इकोनॉमिकल प्राइस में अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसी के साथ सभी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गुम थे इतने अरसे से? आपके इलाके में ही घूम रहे थे क्योंकि काम सीजन चल रहा है शादियों का, तो डे नाइट सुबह इसीलिए शो हमने रखा हुआ, हम सुबह शादी नहीं करवाते ना, हम शाम में शादी होती है। सुबह आ सकते हैं, वैसे अच्छी बात होती है। सर आजकल दिन में भी शादियाँ हो रही हैं। लोग सुबह तो नहीं, 10 बजे तो कोई नहीं होती फरजान साहब, मैं भी नहीं देखिए 12 बजे तक पब्लिक आ जाती है, 12-1 बजे तक पब्लिक आती है। जो आजकल दिन वाला रिवाज है उसमें 12-1 बजे तक पब्लिक आ जाती है। तो इसी के साथ साथ आपके साथ मौजूद हैं रेहान हैदर भाई, जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, एजुकेशन मतलब एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, और क्या क्या करते हैं मजीद ये उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहन राबिया तालपुर, जिन्होंने थ्रू आउट मेरी जर्नी जो बीमारी में रही, रमीज से कांटेक्ट में रही और पूछती रही, और आज स्पेशली उन्हें हैदराबाद जाना था लेकिन वो शो पर अपीयरेंस दे करके, जिशान भाई आप लास्ट वीक में शो पे नहीं थे तो मैं आपसे मिलकर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बेहतर है। ठीक है। और आप ये कि गर्मी तो सब जगह है लेकिन हैदराबाद में ज़्यादा है। और क्योंकि अब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब जो मैंने कल पढ़ा था कि हीट बस्टर, जैसे वो क्लाउड बस्टर था, तो हीट बस्टर के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। और जो मैंने पढ़ा क्या वो सही है या नहीं, कि हीट बस्टर भी ऐसे ही होता है कि वेव की तरह आती है, और जैसे दर्जा हरारत अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो एकदम से 60 या 55 पर चला जाता है, तो पौधे जल जाते हैं, आपकी बॉडी झुलस जाती है, आपको डिहाइड्रेशन एकदम से हो जाती है, और ये कुछ टाइम का होता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल है। अगर डिहाइड्रेशन होगी और सीवियर हो जाएगी, सडन होगी, तो उसमें मैं तो सबको कहता हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़ासतौर से ख़वातीन पानी बहुत कम पीती हैं, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया इतने सालों में। तो पानी 2 लीटर तो कम से कम पीना ही चाहिए, कम से कम। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर उसमें थोड़ा सा नमक चीनी भी डाल लें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनकी बोतल में नमक चीनी दे दें। ठंडा पीना ज़्यादा मुज़िर है, ज़्यादा ठंडा पीना ऐसे ही है। दरमियाना पानी के आदी बनाएं बच्चों को। अच्छा, ये आपके अपने ऊपर होता है, हैबिट हैबिचुअल। आप जिस तरह के आप गर्म पानी पीना शुरू करें, आप उसके गर्म पानी तो सुबह पीना ही चाहिए ना, गिलास में यार मुँह तो लाजमी पीना चाहिए। जी, आप आइए बताएं कि अब क्या नई आप मार्केट में लॉन्च कर रही हैं, कुछ चीज़ें देख रही हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए और गर्मी में तो बहुत, हम कहते हैं ना कि वाइब्रेंट चीज़ें तो बहुत बुरी लगती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम फैशन कलर्स के बारे में बात करते हैं हेयर की, तो कौन कौन से कलर्स हैं? अच्छा, गर्मी के जो सीज़न है उसमें हमेशा हम लाइट कलर पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर जो है ज़्यादा गर्मी का इफेक्ट देते हैं। तो लाइट और नरम कपड़े, और बिल्कुल नहीं, मैं बालों का बात करूं, बालों में हम कौन से कलर्स? अच्छा वो भी यही है कि आपके बाल भी इसी तरह, जैसे हम ड्रेसिंग अपनी चेंज करते हैं गर्मियों के हिसाब से, इसी तरह बालों में इतना ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा लाइटें, जैसे हाईलाइट बहुत ज़्यादा औरतें कर लेती हैं, जैसे अजीब सी लगती हैं और गर्मी सी फील होती है, तो लाइट कलर पे जाएं, तो चॉकलेट ब्राउन पे जाएं, हाईलाइट पे जाएं। ठीक। और बालों को ज़्यादातर बांध के रखें। घरों में तो अक्सर जो बाल खुले रहते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बालों को जैसे कहीं जा रहे हैं तो उसको जूड़ा बना के जाएं, या कोई अच्छी सी हेयर स्टाइल जो होता है बाल ऊपर करके बिल्कुल जूड़े टाइप की, ये चीज़ें बनाएं। गर्मियों में तो अच्छा लगता है इससे। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि आप इंटरनेशनल ब्यूटिशियन एक्सपर्ट हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसी खातून आती हैं जिनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है, आप दिल तो तोड़ती नहीं है तो मैंने देखा, ठीक है, अब वो कहती है कि नहीं, जो राबिया तालपुर आपने जो ये कलर करवाया है बालों में, मुझे यही चाहिए, तो फिर राबिया कैसे कन्विंस करेंगी कि ये कलर आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये कलर बहुत अच्छा लगेगा? जी, दरअसल ये होता है कि जितना डार्क होता है हमारा कलर, उतने हमारे पिगमेंट जो होते हैं बालों के वो डार्क होते हैं,
क्योंकि जब हम अंदर टोन देखते हैं ना बालों की, तो जितना भी हम उसको प्री लाइट करेंगे लेकिन वो कलर नहीं आएगा जो गोरे लोगों में फ़ौरन वो लाइट हो जाता है, उनका बालों का टेक्सचर सॉफ्ट होता है और उसके जो पिगमेंट होते हैं बिल्कुल लाइट होते हैं, वो बिल्कुल लाइट कलर में आ जाते हैं। जैसे डार्क कलर है, डार्क काले बाल है, तो उस पर अगर कितना भी हम लाइटर टोन पे ले जाएंगे लेकिन वो अंडर टोन इनकी ऑरेंज और रेड ही रहेगी। ठीक है। तो इसलिए वो कलर नहीं आ सकता उनके बालों पे। जो मेरे बालों पे है उनका टेक्सचर दूसरा है, उनके बालों का जो टेक्सचर कहते हैं वो किस तरह का है, तो उस हिसाब से ही कलर टोन चेंज होती है। ठीक है, मतलब आप पहले पूरी कंसल्टेशन हाँ, देती हैं जी। उसके बाद हम करते हैं। फरजान आइसक्रीम की तरफ हम आते हैं। सभी भाई मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ट्रेंडिंग अब आपके फ्लेवर्स चल रहे हैं? इस वक्त हमारे पास जो है वो इंजीर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त। और इसके अलावा है शरीफा ज़बरदस्त। और ऑरेंज, ठीक जो है। सीज़न के हिसाब से फ्रूट चल रहे होते हैं उसके, वो हम ज़्यादा लेकर आते मैंगो हैं। है, मैंगो बनाना अभी आएगा तो हम मैंगो चंग निकालेंगे। अभी जो बेसिक जो है वो ये लोटस है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट है। ठीक है। इसके अलावा तो चलने वाले फ्लेवर तो पिस्ता, कुल्फ़ा, बेल्जियम चॉकलेट और जो है वो आपका पाइनएप्पल, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैं आपको सबसे वाज़ेह करता चलूँ कि शादी ब्याह में हमने एक नई आइसक्रीम लॉन्च करी है 3 in 1, यानी एक चमचे में 3 मज़े, स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट। ठीक है। एक साथ 3 फ्लेवर वो खाएंगे तो टेस्टी जो है उनको नज़र आता है। और इसके अलावा 2 फ्लेवर भी हम सिसिलियन के नाम से रखते हैं, जो वनीला और चॉकलेट होता है। ठीक है। एक चमचे में 2 मज़े। ठीक। तो मकसद ये है कि लोग जो हैं इसको काफ़ी इंटरेस्ट इसमें मज़ीद ले रहे हैं ठीक और है। खा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें मार्केट में लाएँ और लोगों को बताएँ। अच्छा, आपका जो ऑफिस है वो है 249 दुम्बा गोट स्ट्रीट टू मलीर नियर फार्म हाउस के हैं कोई। जी, जी, तो जी। मुझे ये बताइएगा कि अब अगर किसी ने बुकिंग करवानी है शादी ब्याह की तक, तो इसी ऑफिस आएंगे या आप नहीं नहीं नंबर नहीं, पे? नहीं देखिए डुम्बा गोट जो है वो हम देखते हैं नूरियाबाद के इलाके, हैदराबाद, सिंध के इलाके को कवर करते हैं। ठीक है। और बेसिक जो है वो हम लोग बंस रोड में हमारा ऑफिस है। ठीक है। और जो हमारे बंस रोड में जो लोग हैं और कराची के लोग बंस रोड में आते हैं, और हमारी अपनी जो है फरजान के नाम से आइसक्रीम के नाम से आउटलेट मौजूद है, वहाँ फरजान पर बेकरी है यूसुफ प्लाजा में। ठीक है। इस बारे में मजीद जानेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको प्रॉपर्ली एड्रेस बता देंगे कराची में आप कहाँ जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान अजहर। और एक जनाब वेलकम बैक। और अब मुझे जाना है गुल प्लाजा में, आपने कहा कहाँ पर आपका ऑफिस है? बंस रोड पे। बंस रोड पर। जी, जी। बंस रोड पर आप ऑफिस में जाकर अपनी तकरीबात को जो है वो ज़बरदस्त बना सकते हैं। अच्छा, वैसे आउटलेट भी है आपका जी जहाँ पर आकर वो लोग कहते हैं 1 स्कूप दे दें, 2 स्कूप दे दें? देखिए, हमारी अपनी फरजान बेकरी एंड और स्वीट के नाम से हमारी शॉप से कराची में है, और जो है वो यूसुफ प्लाजा में है, और इसके अलावा जो है वो कोरंगी के साइड में है, मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ जगहों पे। और अनकरीब जो है हमारी जो है कराची कुछ ऐसी जगहें हैं वहाँ पर भी हम फरजान आइसक्रीम के नाम से लॉन्च करने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़ ये होती है, लॉन्च के साथ साथ जो है हम एक काम ये भी करते हैं कि हम जो लोग कीमत ख़रीद उनको नहीं, उनके अंदर रुझान नहीं है कि नहीं खरीद सख्त सकते, नहीं है, खरीद नहीं सख्त बिल्कुल नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको आइसक्रीम देते हैं। तो अभी भी जो है हमने कोशिश करी है लोगों से रब्ता करने, क्योंकि गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है इस वक्त सबको। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा लगने की वजह यह है, जैसे मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं और ऊपर से जो है वो अब धूप जो है, सोलर सुना है, सोलर पे भी कोई टैक्स लगने वाला है। कुछ दिनों के बाद हम सुनेंगे धूप में भी टैक्स लग जाएगा भाई, सही है ना, मुर्दा मर रहा उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम जितना ठंडा दे सके, आइसक्रीम खिला सके उनको, हम फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाए, क्या पता उनकी दुआएं लग जाएँ, ऐसे ही है। उससे मज़ीद आगे बढ़ें, कोशिश करते हैं। और हमारी जो आउटलेट है इस पर हम डिस्काउंट देते हैं। जैसे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कोई हमें बुकिंग करवाता है कि भाई फ़लाँ तारीख को प्रोग्राम हुआ था, आप गए थे, तो हम उनको तकरीबन 50% डिस्काउंट देते हैं। ज़बरदस्त। पहले भी हमने आपको इसी प्रोग्राम में बैठ के कहा था और काफ़ी लोग हमसे रब्ता किया था, हम उनको दिए डिस्काउंट में। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ है कि आप के बारे में ये बताया जा रहा है कि आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं उन लोगों को भी जो कि विदाउट प्रोग्राम भी आए फरजान आइसक्रीम, और वो कहते हैं कि बेटी की शादी है
तो फिर आप देखते हैं कि अगर बजट नहीं है तो बहुत ज़्यादा उसमें मिनिमल जितना भी आपका कॉस्ट आई हुई होती है वही लेकर आप कहते ये हैं 15 साल से हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, अब जाहिर बात है, हमने उनसे आपसे पूछा कि आपके पास बजट कितना है। उन्होंने कहा हमारे पास बजट जो है इतना है। और कितने लोग हैं? कि हमारे यहाँ 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, 200 लोग हैं। अच्छा, 200-300 तक को तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, चलो ठीक है। बाकी हम पूछते हैं बजट कितना है। उन्होंने कहा हमारे पास इतना बजट है। हम कोशिश करते हैं कि उस बजट में उनको डबल टिबल जो है फ्लेवर की आइसक्रीम दें, और काफ़ी कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह जो है 1-2 दिन बाद प्रोग्राम होने वाला है। उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास जो है वो इतना 5000 का बजट है, 500 अफराद हैं। हमने कहा 5000 अपने पास रखिए, ये इस्तेमाल कहीं कीजिए, मेरी तरफ से आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको आइसक्रीम देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं ना कि मिठास बांटने से, चीज़ें मोहब्बतें बांटने से और इज़्ज़त रखने से, मैं अक्सर इनके लिए कहता हूँ कि डॉक्टर फुरकान जब ब्लड का मसला आता है तो ये देखते हैं, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि ये मुझे मना करते हैं मत बताओ। मैं कहता नहीं, आजकल का दौर ऐसा है कि लोग गलत कामों में तो पैसा देने में बड़े अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इनको जब भी कॉल जाती है मेरी जाए या हॉस्पिटल से जाए तो ये अक्सर कहते हैं ठीक है ज़ीशान को बोलो कि ओके करवाएं, कोई मसला नहीं ब्लड। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए कि ब्लड होगा तो इंसान चलेगा। तो वैसे ही ज़िंदगी में खुशियाँ मिठास होगी तो ज़िंदगी चलेगी। हम अपने रेहान भाई की तरफ आते हैं। रेहान भाई, ये बताएं कि आप डिजिटल मीडिया को देखते हैं तो क्या क्या अमूर इल्ज़ाम देते हैं? बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम ए जर्नलिस्ट। ठीक है। और अच्छा, सारे जर्नलिस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों जाते हैं? डिजिटल मार्केट देखें, अब जाहिर सी बात है, अगर आगे की तरफ देखेंगे आप तो आगे तो सब चीज़ डिजिटल है, और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो सबको आनी ही चाहिए। सही। कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो आप, ब्यूटिशियन हो आप, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट को या अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है? अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस करना या अपने प्रोडक्ट की प्रोबिंग करना? यानी प्रोबिंग मतलब आप अपने अल्फाज दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, या अपनी प्रोडक्ट को सामने ले आते हुए, सामने रखते हुए उसको सेल आउट करना? डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये है कि ऑडियंस को पहचानना, मार्केट को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। हर चीज़ हर मार्केट में नहीं बिक सकती है। प्लस ये कि अपने आप को एक ब्रांड बनाना, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना। प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके उसकी कैंपेन्स रन करना, किस तरीके से उसको ग्रो करना, बिजनेस को ग्रो करना, अपने आप। हमारे यहाँ जो एक मसला है ना रेहान भाई, मसला ये है कि अगर ये एक पेन है ना, एक लड़का बहुत हैंडसम सा लेकर खड़ा, कोई नहीं खरीदेगा। नॉर्मल सी लड़की भी कहती पेन तो खरीदो, और सारे पहुंच जाएंगे कि मैंने भी खरीदना, बाजी ने कहा। तो मकसद हमारे यहाँ थोड़ा सा ना माइंडसेट डिफरेंट। देखें, इसके लिए ना आगे भी आपने देखा होगा कि एजुकेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके तवज्जुह से मैं जो एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मैं बात करना चाहूँगा, आपने देखा अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए अभी, और अब नया एकेडमिक ईयर जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये जो आपने बात की बॉल पॉइंट की और ये बेचने की और ख़वातीन की, ये सारी चीज़ें, तो डिपेंड करता है कि किस लेवल की एजुकेशन जो है वो ऑडियंस के पास है, ऑडियंस कितने एजुकेटेड हैं। जितने भी एजुकेटेड है लड़की देखते पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मकसद ये है जितने भी एजुकेटेड होंगे लड़की देखेंगे पहुंच जाएंगे, ये छोड़ दे बात, ऐसी बात नहीं है। ये फैक्ट है कि आपका मैं ये बात कहता हूँ कि आज हमारा हुनरमंद बच्चा, MBA बच्चा, वो टैक्सी राइड देने पर मजबूर हो गया। वो कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑरिफेंट का नाम उसको दे दिया गया है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर ही, उसको अपने नाम चेंज कर दिया। ठीक है ना? मकसद ये है कि यहाँ से आप मुझे बोलें कि यू आर इन अ स्पेसशिप, हूँ तो मैं होस्ट ही ना भाई, मैं स्पेसशिप में तो जा नहीं रहा। तो मकसद ये है कि आपने लड़कों को पढ़ के जिम्मेदारी से, और एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब ये मानता हूँ कि जो लड़का घर से निकलता है कमाने के लिए, वो फिर अपना नहीं सोचता, वो फैमिली का सोचता है या नहीं? पहले तो ऐसा था, अब थोड़ा चेंज आ गया। अच्छा। स्पेशली जब शादियां हो जाएं, अफसोस, जब भी वो जिम्मेदारी निभाते थे आप उनके वक्तों में, अब उसमें फ़र्क आ रहा है। लेकिन वही है ना कि आप डिपेंड करता है आप स्कूल लेवल पर किस लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे यहाँ है। अच्छा, एक बात मैं बोलूँ, मसला ये कि हमारे यहाँ एजुकेशन, आपका मिजाज बहुत काउंटेबल होता है। समटाइम ऐसा होता है कि घर वाले
जी जान लड़ा देते हैं और वो फिर कहते हैं कि आपने हमें दिया ही क्या। सबसे पहला आज तो कॉमन ये सवाल तो है। बहुत कॉमन सा तो आपने हमारे लिए किया ही क्या? अच्छा जी, किया ही क्या वो भी नहीं, आपको दुनिया में लाई, ये बहुत छोटी चीज़ है, आपका तो वजूद ही खत्म। अब एक माँ बीइंग लड़की विद, सॉरी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, ठीक है, आपके हाथ में था उनको दुनिया में लाना या ना लाना, बहुत मेडिकल तरक्की कर चुकी है, डॉक्टर साहब इसके गवाह, लेकिन आपका ज़र्फ था कि आपने वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की दुनिया में औलाद देखे। तो औलाद जब उठ के आपने किया ही क्या है? ठीक है, आप जब उस बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाते हैं, देखें यहाँ पर एक जिम्मेदारी है पेरेंट की। आप जब अपने बच्चे को इस लेवल पर आ जाता है, बच्चे के स्कूल में एडमिट करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्कूल के बारे में सोचें, थोड़ा मशवरा करें कि सिर्फ बिल्डिंग जो है वो सब कुछ नहीं होती है। आज आप देखते हैं कि कौन से स्कूल की फीस ज़्यादा है, 5 स्टार ठीक है, कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लेवल ऑफ एजुकेशन भी देखें, कौन सा स्कूल आपको एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहा है और कौन सा स्कूल आपको लाइफ के लिए तैयार कर रहा है। कौन सा स्कूल आपको रोड पे खड़ा होने के लिए तैयार कर रहा है कि आप मांग अभी आपने बात की कि एमबीए हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें, टैक्सी चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्कूल के साथ ही मेरा मानना ये है, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात करता हूँ, पेरेंट्स के साथ गैदरिंग हो, कहीं किसी फोरम पे हो, कि बच्चा 13 साल का जब हो जाए उसको अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल जाए, मैंने कम से मीडिया कम को क्लास फाइनेंशियल 7 से ज्वाइन किया था। जी। क्लास 7 से थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, उसको कोई इतना चेक भी नहीं बनता था। 2009 में रेडी पाकिस्तान को कोई पर शो हमें 300 रुपए मिलते थे, लेकिन मिलते थे। सही वो उसके अंदर से मैंने जब पहली दफ़ा मेरा चेक आया था, शायद 2100 रुपए का आया था, मैं बड़ा खुश हुआ, 2100 रुपए आएंगे। अच्छा वो कैश बहुत था, मैंने तो बहुत ज़्यादा 30 रुपए के भी रखा है। तो मकसद ये है कि 2100 रुपए का जब मेरा चेक आया, क्योंकि मैंने शोज़ किए, उसके बाद क्योंकि क्लास 7 में तो आपका अकाउंट नहीं होता, तो फिर उन्होंने मुझे बड़ी अम्मी के नाम का अकाउंट चेक बना कर दिया, वो बड़ी अम्मी आई, वेरीफाइड हुआ चीज़ें। तो आपको बाकी आज भी वो 2100 रुपए अगर एक स्टूडेंट को मिलते हैं वो बहुत हैं। एक बुक खरीद सकता है, बुक्स कितनी महंगी हो गई हैं, अगर आप आउट ऑफ द स्कूल जाके पढ़ना चाहें, कोई नॉलेज गेन करना चाहें, कि वो बुक ले रहा है या इंटरनेट पैकेज, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी नहीं। लेकिन एक बात अब इसमें मसला ये डॉक्टर साहब कि आज ना बच्चे को उस बुक को खरीदने के लिए 2100 रुपए है, लेकिन उसमें से अगर वो बस पे भी जाएगा तो जाते हुए 100 रुपए लग जाएगा या 150 लग जाएगा आते हुए, तो बुक के लिए तो पैसे ही नहीं बचेंगे आज। जी मैं ये कह रही थी कि हम लोग बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ वो जॉब कर सकें, ना मेडिकल वो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या जहाँ पे जैसे डॉक्टर पढ़ लिख के निकल आते हैं, इंजीनियर बन गए हैं सारे, लेकिन वो पढ़ लिख के इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है हमारे मुल्क में, लेकिन उनके लिए जॉब नहीं है ना। यही तो आप कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, तो वो मजबूरी में ऊबर चलाएँगे, या फिर वो क्या कहते हैं, टैक्सी का क्या नाम है इसको कहते हैं, मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा तो इस तरह की गाड़ियां चलाएंगे, या कहीं पियोन बन जाते हैं, कहीं वो फूड पैंडा जो होता है वो कर रहे हैं पढ़े लिखे लड़के। तो हमारे मुल्क में पहले तो सबसे पहले जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए ऐसे इदारे होना जहाँ पे वो काम कर सकें। ये तो हमारा फॉल्ट है ना कि हम अपने बच्चों को तालीम तो दे देते हैं, लेकिन हमारे जो भी इदारे हैं, जो हमारा मुल्क है, उनके जो बड़े हैं, हमारे जो सरपरस्त है हमारे, तो वो ऐसे अदारे क्यों नहीं बनाते हैं। अच्छा आपा, मैं एक बात यहाँ पे देखें, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात है कि अगर आपके सामने आपका दुश्मन भी खड़ा, उसमें अच्छाई है तो अच्छाई बयान करो। तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में 6ठी तक तालीम है, तालीम तो है, 6ठी तक तालीम है। 6ठी तक बच्चा सिर्फ स्कूल आता है, खेलना और कूदना। 6ठी के बाद जब वो 7वीं में जाता है तो उनका जो मिड ब्रेक होता है ना, 2 पीरियड हफ्ते में 3 दफ़ा, अच्छा, उनका वो हुनर सीखने जाते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट चेक करते हैं वो 6ठी में, उसको आया बिठाते हैं, पहले तारों में दिखाते हैं उसको तारा, अगर उसमें इंटरेस्ट बहुत ले रहा तो उसको इलेक्ट्रिशियन की जो है वो फील्ड में ले जाते हैं। इसी तरीके से जब उनका बच्चा मैट्रिक करता है तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छा वो एसी रिपेयरिंग वाला, एक अच्छा वो वॉलपेपर लगाने वाला, वो जब निकलता है तो उसको ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें अगर डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि यार मैंने घर पे वॉलपेपर लगवाना है, मेरे सामने कोई बच्चा है उसको हुनर आता है, तो मैं बोलूँगा डॉक्टर साहब के घर पे जाके लगा देना। भाई बाहर वो 3000 रुपये मांग रहे हो, तुम 2500 में काम कर देना, 500 इनको भी बचेगा, 2500 का उसको भी फ़ायदा है।
तो हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं है, हमारे यहाँ पर ज़रूर। अब वही बात इनसे मेरी हो रही थी, 4 मैसेजेस एक ही चीज़ क्या है कि डॉक्टर साहब को बोलें कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग पर काम करें, शो पर बैठकर हमें कैरियर काउंसलिंग पर काम करना है। पेरेंट्स की भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। देखें इंजीनियरिंग, मेडिकल, अभी आपने 3-4 प्रोफेशन गिनवाए, पूरी कौम उसी के पीछे भागती है। मेडिकल के एग्जाम दे, 300+ प्रोफेशंस हैं जी, 300। पेरेंट्स को कितना मालूम है? पेरेंट्स को ये भी देखें, अगर स्कूल से कॉल आती है कि आपका बच्चा जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप इस पे ज़रा वो दें। एक और चीज़ सुनने में आती है कि स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे पास तो बच्चा 5 घंटे रहता है, आपके पास तो 19 घंटे रहता है। ये सारी चीज़ें, सारा कसूर जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं। पेरेंट्स अपने इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी महंगाई की बात हो रही थी, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके अगर 2 बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा ही होते हैं अमूमन, सिर्फ 2 भी हैं, तो उनकी फ़ीस, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, 1-1 लाख रुपए हर एकेडमिक ईयर पर उनके लिए चाहिए। तो वो तो उसको कमाने में, अर्न करने में इतने बिजी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैरियर काउंसलिंग ऑफ कोर्स स्कूल लेवल से, स्कूल लेवल पर क्या काउंसलिंग होती है कि जब बच्चा 8 पास कर रहा होता है तो एक बायोलॉजी के एक्सपर्ट को, एक कंप्यूटर के एक्सपर्ट को बुला के एक सेशन करवा दिया जाता है। बायोलॉजी वाला अपने सब्जेक्ट पर बोलता है, कंप्यूटर वाला अपने सब्जेक्ट पर बोलता है, और उसके बाद दूसरा कोई प्रोफेशन बताया नहीं जाता है। आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं, आप जनरल पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले बहुत आगे निकल गए, बिजनेस नहीं समझाया जाता है। बच्चा स्कूल पास करता है और उसको एक नई दुनिया, कॉलेज की दुनिया नज़र आती है, और फिर वहाँ वो परेशान हो जाता है। मजीद खर्चे चाहिए, मजीद इक्विपमेंट चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, स्किल डेवलपमेंट में हमारे यहाँ पे असल में एक चीज़ पता है क्या, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, और आप भी सभी भाई इससे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे यहाँ पे ना माओ में कंपटीशन बहुत है, बाप में कंपटीशन बहुत है। मेरी नंद का बच्चा, मेरे साले का बच्चा, मेरी इसका भाई, वो उसका बच्चा पढ़ रहा है, उसकी इतनी परसेंटेज है, वो प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए हमेशा एक बात याद रखें, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात करता हूँ कि डॉक्टर साहब आप दोनों चारों अफोर्डेबल हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे को, मैं नाम नहीं लूंगा, 5 सितारों वाले स्कूल में भेज सकते जिसकी क्वार्टरली 3 मंथ की फीस 1,40,000 है। बिल्कुल, मैं भी उसमें अपना बच्चा भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चे की मैंने सिर्फ फीस दी है, मैंने उसका कैरियर तबाह कर दिया। वो कैसे कि जब बच्चे खड़े थे, अरे वो 70 अजीब सी में तुम आते हो, तुम्हारे बाबा लेने आते तुम्हें, अरे गाड़ी में आया करो। अब वो गाड़ी के लिए तो वो बच्चा स्ट्रेस में आता है। अपने बच्चे को ये इन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा कि 5 सितारों वाला स्कूल, इस बात की जमानत नहीं है, हमने ग्रेड्स पर बात की थी कि ग्रेड ए ही लेकर आएगा। आप, मैं नहीं कहता आप पीले स्कूल पे मत जाएं, नॉर्मल बच्चा अगर पढ़ने वाला है वो एक नॉर्मल घर स्कूल से भी पढ़ के, जिसका फ्रेश माइंड रहेगा कि यार मुझे ताना तो नहीं पड़ा। अब सभी भाई हैं अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में भेजते हैं जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे को बोलूंगा कि आज छुट्टी कर लेना, पैसे नहीं है, तो बच्चे के दिल पर तो फिर अजीब सा गुजरता है। फिर बच्चा क्या कहता है, बच्चे की सोच क्या होती है, आज इसने मेरे लिए नहीं किया, बड़ा होकर मैं इसके लिए नहीं करूंगा। बच्चा यहाँ से बिगड़ता है। आपको अपने बच्चे को अगर स्ट्रेंथ में रखना है तो आपको उसकी जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाने। एक बात वैसे आपसे सवाल है, फिर मैं सभी भाई की तरफ आता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन बीइंग अ मर्द या बीइंग अ लड़का जो होती है वो इसी माइंड से करवाई जाती है कि आगे जाके इसने अर्निंग करनी है। आप ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे कि इसने आगे जाकर एक अच्छा काम। हम माँ बाप को कैसे समझाएं कि डॉक्टर नहीं बना या इंजीनियर नहीं बना बच्चा तो भी वो कामयाब हो सकता है, वो बीकॉम करके अपना कारोबार शुरू कर दे, डॉक्टर से ज्यादा कमाने लग जाए। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करना। देखिए आपके दांत में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस की तरफ नहीं देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आप किसी काउंसलिंग के लिए चले जाएं, मेंटल हेल्थ भी इशू हो सकता है। अगर स्कूल से कॉल आ रही है कि आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, लास्ट क्लास तक ऐसा नहीं था, आप क्या करेंगे, आप एक और कोचिंग सेंटर में उसको डाल देंगे। प्रेशर, बहुत प्रेशर, अब उसके ऊपर स्कूल का प्रेशर था, फिर कोचिंग सेंटर का प्रेशर। बहुत बैड इम्पैक्ट आ रहा है कि अब एक डिजीज होती है शिज़ोफ्रेनिया, वो बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से है कि माँ बाप बजट देंगे तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, एक बात और होती है कि आप किसी, हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ और है, इनकी बात करो तो इनका बच्चा या इनका बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर गाड़ी से उतरा है, आप शुक्र करना सीखें। इनसे मैंने ये चीज़ सीखी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर फुरकान लाइन से, शुक्र करें और देने वाला हाथ रखें। एक चीज़
हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे तो नसीब ही बुरे हैं, उनको दे दिया मुझे नहीं दिया, हम बच्चों को खुद सभी भाई खराब करें। क्या कहेंगे इस बारे में? सही। देखिए, मैं अभी मेरे जहन में एक सवाल, जब आप लोग बातें कर रहे थे तो सवाल उठा कि मेरा बच्चा है अभी माशाल्लाह अच्छे परसेंटेज से वो 9th में पहुंचा है। अब कराची के बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चे के फलां कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो जाए। हम गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे कोचिंग में एडमिशन के लिए हम यहाँ टेस्ट लेंगे और 85 और 92 परसेंटेज आना चाहिए। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है भाई, अभी तो बच्चा यहाँ से पास हुआ है। मैंने ठीक है, हमने हौसला जो है वो करा, बच्चे को टेस्ट दिलवाया, ठीक है। और बच्चे ने जब पेपर टेस्ट देकर आए, मैंने बेटा एक आइडिया दो तुम्हारी कितनी परसेंटेज आ जाएगी। पापा पेपर तो ज़रा हाई फाई था, कुछ चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई गई थी, फिर भी मैंने करा, तो 78-75 परसेंटेज मेरी आ जाएगी। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा अब ये फलां जगह एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वो बच्चे का इमेज नहीं बना रहे हैं, वो अपना इमेज बना रहे हैं। मैंने कहा बिजनेस, वो अपने इमेज बना रहे हैं। तो फिर ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने इनसे एक जिक्र करा, मैंने कहा भाई ये बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? अगर आपने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो ये जो 75 परसेंटेज है इनको ओबलाइज करें। आप देखिएगा यही 75 परसेंटेज वाला 92 ला के दिखाएगा। अब 85-92 परसेंटेज वो तो लाजमी A1 आएगा यार, लाजमी आएगा। अब हम NIT की बात करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ का जो बार लॉक होता है वो 90% पे लॉक होता है, यानी 90 तो आपने लानी है, बाकी की प्लस है। तो हर बच्चा तो 90 नहीं ला सकता ना, हर बच्चा तो इतना एपेबल नहीं है। और वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कितने बच्चे, अब सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो दिन में अगर सुबह यूनिवर्सिटी जाना तो शाम में लामहला काम करते हैं। कितने बच्चे आप देखें कि उन्होंने शर्ट अंदर भी पहनी होती है, ऊपर भी पहनी होती है, यूनिवर्सिटी वाली ऊपर होती है, उतारते हैं बैग में अंदर डाली और फिर काम पे निकल गए। तो वो बच्चा जो दो चीज़ों को मैनेज कर रहा है, फिर घर का स्ट्रेस है, वो कहाँ से 90 लेकर आएगा? सही कह रहे हैं आप। तो मुझे वैसे वाकई में हमारी ये बार सिस्टम खत्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मैं तो अक्सर, मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था, 2015 का मेरा बैच है, 19 में पास आउट हुआ मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह डाइस पर स्टेज पर, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैंने जब वहाँ पर मैंने कहा आपको चाहिए कि आप 2 शिफ्ट रखें, आपके पास नहीं, आप 3 शिफ्ट कर दें इसकी, ठीक है, फीसेस वही रखें, ताकि हर बच्चा, हर माँ, हर बाप जिसकी ख्वाहिश है, बच्चे की ख्वाहिश है मैं इंजीनियर बनूँ NIT से, तो वो बने तो सही। आप सुबह का बार लगाकर ख़त्म कर दिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक मिसाल दे रही हूँ, मेरी अपनी फैमिली की थी कि मेरी बेटी की एडमिशन हो गई थी मेडिकल में। तो मैं पंजाब में रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब पंजाब में थी। तो वो रहती थी हैदराबाद में, क्योंकि इसरा यूनिवर्सिटी से उसने किया था, मेडिकल डेंटिस्ट बन रही थी। तो वो जब कर रही थी तो वो इतनी टेंशन में आ जाती थी कि टेस्ट हो रहे हैं, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मेरे साथ ये है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे स्पेशली वहाँ से आना होता था उसकी काउंसलिंग करने के लिए। मैं उसकी काउंसलिंग करती थी। अगर आप नहीं पढ़ सकती, छोड़ भी देंगी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत से ज़्यादा और आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि प्राइवेट है, हर चीज़ है। तो वो ये डर रही थी कि आपने इतने पैसे लगाए हैं, अगर मैं फ़ेल हो गई या मेरे साथ कुछ हो गया तो फिर आप कुछ माइंड तो नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो पेरेंट्स थे बच्चों को एतमाद में लेते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते उनके साथ। कोई बात नहीं, अगर आप फेल हो गए तो आप छोड़ दें, कोई और चीज़ कर लीजिएगा। कि फिर वो जो उसकी जो काउंसलिंग करती थी, उसके बाद वो अच्छे नंबर लेती थी, यानी अच्छे हाईएस्ट नंबर में, और वो पास हो जाती थी मेडिकल में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मास्टर्स उसने लम्ब से किया हुआ है। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेहरान यूनिवर्सिटी से उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वो अमेरिका में एक अच्छी पोस्ट पे है। अच्छा, आपके बेटे? जी, बड़ी अच्छी पोस्ट पे है कि मेहरान यूनिवर्सिटी जब मेरी भी हो रहा था, तो क्योंकि मेरा NIT डायरेक्ट हो गया था, तो मेरा दोस्त मेहरान में गया था। मैंने मेहरान जाना था, लेकिन मेरा NIT ओके हो गया था, तो मैं NIT में नहीं गया। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेहरान यूनिवर्सिटी हैदराबाद सिंध में है, लेकिन वहाँ का लड़का, जो कि हम कहते हैं कि इतना अमेरिका में नहीं करते लोग, लेकिन गोरों ने उनको अपनी केबल कंपनी है कोई बड़ी उनकी, उसमें उन्होंने उसको हेड रखा हुआ है, इंजीनियर्स के ऊपर वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, जो आप बच्चों को नेगेटिव बातें ना बताएं, उनको हौसला दें, पेरेंट्स स्पेशली जो कहते हैं ये नहीं किया तुमने, उसका बच्चा पड़ गया, तुमने ये कर दिया, ये नहीं करना चाहिए पेरेंट्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है डॉक्टर साहब, एक बात आप भी एग्री करेंगे और आप दोनों भी। अच्छा, माँ कहती रहे ना, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ हर वक्त भी कहती रहती है। बाप कह दे तो बच्चा या बच्ची बड़ा उसको ना हार्ड लेते, क्योंकि बाप अक्सर चुप ही रहता है, वो ज़रूरतें पूरी करने में लगा होता है। वो चीज़ों को कहते हैं ना कि अगर नहीं है तो अपना खून बेच कर आएगा, आपके लिए चीज़ लेकर आएगा, कि आपने जिक्र किया। मैं कहता हूँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है,
अगर वो डॉक्टर नहीं बना, हो सकता है वो बैचलर्स करके कॉमर्स में बिल्कुल सही। या आर्ट्स में बैचलर करके वो नाम कमा ले, और जिसको अल्लाह तबारक ताला ने जो है वो तरक्की और इज्जत देनी है अब जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाह रहा है ना, अभी आप यही बात कर रहे थे कि उनको फोर्स ना करें कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, नहीं। लेकिन 2 बच्चे मेरे गए, एक इंजीनियर बना, एक डॉक्टर बनी। और जो 2 छोटे बच्चे थे मेरे, तो एक ने कहा कि मैं फाइन आर्ट करूँगी, उसने फाइन आर्ट किया, और दूसरा जो छोटा बेटा उसने कहा मैंने फिल्म मेकिंग, उसमें क्या ये है ज़ेबिस्ट में जो है Film making मीडिया है, साइंस, हाँ, तो फिल्म मेकिंग का उसने अपना लिया, चूज़ किया, तो हमने उसे करने दिया। क्योंकि अपने शौक से जो बच्चे कर सकते हैं ना, हमारे प्रेशर में आके वो गलत बनते हैं, वो फिर वो नेगेटिव सोचते हैं माँ बाप के बारे में। इसमें मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो सपोर्ट दिखाएं कि वट एवर इज़ द रिज़ल्ट, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, एक और मैं लोगों से कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, कि एक्सपेंसेस बहुत हो गए हैं, फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आजकल, वैसे मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स को, लेकिन आजकल आप देखें गवर्नमेंट स्कूल्स काम कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स भी बहुत ब्राइट हो गई हैं, बहुत अच्छा हो गया है। आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, आप क्यों प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं? मैं एक बात कहूँगा आपसे, मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता। गवर्नमेंट स्कूल के बिल्डिंग के ब्राइट करने से हमें गवर्नमेंट के टीचरों को ब्राइट करना है। उसमें भी है, देखिए अभी जो लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें वो तमाम टीचर्स आए हैं, आगे आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में असल में हमारे जॉब करते थे। एक बात मैं बोलूँ, तो उन्होंने बिहार में एक बात मैं बोलूँगा, हमारे यहाँ पे ना हराम खाने की बड़ी आदत है। आप विद सॉरी मैं ये बात ऑन एयर कर रहा हूँ, आप 4 दिन स्कूल पढ़ाने जाते हैं, बाकी आप 26 दिन या 24 दिन या जो भी आपका टाइम टर्नओवर है, जितना भी 22 दिन का रख लेते हैं हम, वो आप नहीं जाते तो हराम है, हलाल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पहले तो तफरीक करनी कि मैं हलाल कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ या हराम, ठीक है। सेकेंड थिंग, हराम हलाल आ गया, घर गया वो, आपके बच्चों ने, आपकी नस्लें गंदी हो गई। नेचुरली हराम खिलाएंगे तो नस्ल अच्छी तो नहीं होगी ना। सेकेंड, उन बच्चों का मुस्तकबिल जो ताक किया, जहन्नुम का दरवाजा आपके लिए खोल दिया। तीसरी चीज, अपने खुदा के साथ कमिटमेंट है, क्योंकि डॉक्टर और टीचर 2 नोबल पेशे हैं। यानी आप जब डॉक्टर की तरह, टीचर की तरह बच्चे को क्या कहती है माँ या बाप, क्या कहते हैं, जाओ तुम्हारा मुस्तकबिल के लिए हमने स्कूल में भेजा। और जब हम डॉक्टर की तरफ आते तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब अब मरीज आपके हवाले, ऐसे ही डॉक्टर साहब, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। अल्लाह के बाद हम इन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर ये 2 शोबे अपने किरदार को समझ ले, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीचर, लेकिन ये चीज एप्लीकेबल होती है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल पे नहीं होती, ये प्राइवेट स्कूल टीचर्स पे भी होती है। अब इस वक्त क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आते हैं, लेकिन क्या होता है प्राइवेट स्कूल में, ये होता है कि यार कोई जॉब नहीं मिल रही है, कहीं जॉब नहीं मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स के टीचर को फिजिक्स खुद नहीं आती है, ऐसा ही है, ठीक है ना। वो यूट्यूब पिक्चर्स खोलता है, यूट्यूब देखता है, उसको रट लेता है, पास्ट के 10 इयर्स पेपर्स रट लिए उसने, और उसके बाद वो जाके फिजिक्स पढ़ाना शुरू हो गया। कितने ऐसे टीचर वो हैं, सारी चीजें मैं आपको मैंने 1 महीना पढ़ाया था, मेरी इतनी गंदी फिजिक्स, अल्लाह माफ करे। मैंने एक स्कूल में मैं जॉब करता था, वहाँ काउंसलिंग करता था, बच्चों की काउंसलिंग करता था। वहाँ पर एक नए एकेडमिक हेड आए, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर कॉरिडोर से गुजरूँ तो बच्चा ये कहे जालिम आ रहा है। ये सोच है, मतलब कि वो डर जाए, वो कांपे, ये सोच है। एक बड़ा स्कूल, बड़े स्कूल का एकेडमिक हेड ये बात कर रहे हैं। वो टीचर्स को कहता है कि मुझे टीचर्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, फौजी चाहिए। मैं कहूँ छलांग लगा दे, बच्चों को मारने वाले टीचर होने चाहिए। क्या ये किस तरीके का? तो आप ये बिल्कुल आप फीस भी दे रहे हैं, रौब रखना और खौफ पैदा करना, 2 चीजें अलग, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि हमारे बाप दादा ये कहते थे, जब हमें लेकर गए थे, उन्होंने तो ये कहा था कि हड्डियां हमारी, चमड़ी तुम्हारी। ये तो कितनी गलत बात है ना, कितनी। अच्छा, लेकिन एक बात आजकल के पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि जब वो कहते थे कि हड्डियां तुम्हारी चमड़ी हमारी, अरे चमड़ी तुम्हारी हड्डियां हमारी, ठीक है, तो उस वक्त का टीचर हड्डी तोड़ने पे फोकस नहीं करता था, वो बिल्डिंग बनाने पे फोकस करता था। आज आप कह दें किसी को, मैं सेंट पैट्रिक्स हाई से पढ़ा फ्रॉम 5 to ऑनवर्ड्स, हमें कभी भी हाथ लगाने की, ये तो आपको पता है कि सेंट पैट्रिक्स में हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तब भी हम अपनी, मैं आफ्टरनून की शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग से पढ़ा हूँ। हमें आज तक याद नहीं है कि हमारी इंग्लिश की या कोई भी टीचर, फीमेल हो या मेल हो, अगर उन्होंने बोल दिया स्टॉप तो वी आर स्टॉप ओवर देयर। हमें ये अलाउड नहीं था कि हम जो है वो आगे से कोई बहस या दौर लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस के लेवल में मैं एक 5 तारे वाले के स्कूल को और सेंट पैट्रिक्स के बच्चे को, कि हमारी फीस बहुत कम है,
हम कम्पीट करें तो हम जीत जाएंगे। देखें, आपने अभी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की बात की, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर मस्कत से शुरू किया, ओमान से। ड्यूरिंग माई जॉब देयर इन मीडिया हाउस, मेरे पास कुछ मॉर्निंग में टाइम होता था और मैंने एक इंडियन स्कूल ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पर जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनके साथ एक अलग स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई हुई थी। ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि जो वीक हैं, जो स्लो लर्नर हैं, उनके साथ क्या किया जाए। तो उन्होंने उनको उसके हवाले कर दिया जो कि परफॉर्मिंग आर्ट सिखाता था, ड्रामा स्टेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो किस में? इंग्लिश लिटरेचर में वो कमज़ोर है। इंग्लिश लिटरेचर को उन्होंने परफॉर्म किया। जब उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने इंटरेस्ट हुई तो लिटरेचर खुद ब खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करते थे और सारी चीज़ें होती थी, तो वो एक्स्ट्रा 5 से 6 महीने के अंदर अंदर वो रिकवर कर लेते थे। आप यहाँ क्या करते हैं? आप उन्हें कहते हैं कि जी ये आपका बच्चा आगे नहीं जा सकता, इसको हम रिटेन करेंगे, उसी क्लास में रिटेन करेंगे। आप एक और बात देखें ना कि हमारे जितना नालायक बच्चा है, अगर आप अभी स्कूल देखें, जितना नालायक बच्चा है वो सब पीछे बैठे होते हैं, लाइक सारे आगे बैठे होते हैं। हालांकि दुनिया ऑपोजिट है इसकी, ऐसे ही ना कि आपका जितना लाइक बच्चा उसको कहते हैं पीछे बैठोगे तो वो तो पीछे से भी, लेकिन इस बच्चे को फोकस की ज्यादा जरूरत है। और एक बात जो विद सॉरी मैं आजकल का कहता हूँ, हमारे अब के दौर में, हम जब मैंने कोई 50 साल पहले का मेरा 2012 का मेरा मैट्रिक है, ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं कि 2012 में हमारे टीचर हर एक बच्चे से उतनी मोहब्बत करती थी, मेल टीचर हर एक, हमें ये फील होता था ऐसे ही है ना कि ये हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं दूसरे, वो हर एक से ऐसे। आजकल फेवरेटिज्म ज्यादा, क्या कहेंगे फेवरेटिज्म में बच्चा बिगड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से। आजकल 9-10 के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। मैंने साइको भी पढ़ी हुई है भाई, तो मैंने साइको बता रहा हूँ बच्चों, जब बच्चे पेपर देते हैं और जब पेपर चीटिंग करते हैं, ठीक है, तो बाहर आते हैं तो दोस्तों से बोलते हैं हमारे यहाँ क्या टीचर आई थी, क्या पूरी पूरी किताब दे दी, उनकी तारीफ कर रही, जबकि वो बुरे काम कर रही थी, उनकी तारीफ हो रही। अब दूसरा बच्चा बाहर है, बेटा पेपर कैसा हुआ, हमारे ऐसे टीचर आए, तो फिर उसको बद्दुआएं देते हैं, गाड़ी के नीचे आए, मर जाए, नकल करने नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप बद्दुआएं दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये अच्छे और बुरे काम कौन करा रहा है? टीचर करा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इनका क्या हाल है? इनको कौन समझाएगा हमारे टीचरों को? तो बस यही पूछना चाहूँगा कि इसका कोई सोल्यूशन तो मुझे बता दें। डॉक्टर साहब, असल में जो नोबल प्रोफेशन कहलाते हैं, ख़ास तौर से एजुकेशन, मेडिसिन, वो सब अब बिजनेस बन गया है। सही कह रहे हैं। और ये बनता ही चला जा रहा है। स्कूल के आप मिसाल ले लें कि वो सब कुछ करवाते हैं कि एक दफ़ा हमारा टॉप ऑफ द लाइन अवार्ड मिल जाएगी, हमारी पोजीशन आई। एक पोजीशन लाने के लिए प्राइवेट स्कूल लाखों रुपए खर्च करते हैं, बिल्कुल, कि एक दफ़ा हमारे स्कूल का नाम हो जाए, उनकी मार्केटिंग हो जाती है। तो मसला सारा ये है। दूसरा एक टॉपिक मैं हर प्रोग्राम में तकरीबन कहता आया हूँ, इनके भी और चैनल्स पे भी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा लूपहोल है कि हमने 2 हल्का बंदी कर दी है कि अमीर बच्चा और गरीब बच्चा, दरमियाना तो कोई बेचारा है ही नहीं। पहले सब साथ पढ़ते थे। पहले ये नहीं होता था कि वो तो जैसे इन्होंने कहा कि फटीशर 70 पे आ रहा है, कोई ड्राइवर के साथ आ रहा है, कोई गरीबाबाद का बच्चा है तो कोई करीमाबाद का है, सब मिक्स होते थे। सही। आज भी ऐसे दोस्त हैं मेरे, बिल्कुल, जो हर तबके से थे, लेकिन वही दोस्ती है और वो सब आगे निकल गए। बहुत से लोग सभी आगे निकल गए तकरीबन, सब कोई पीछे नहीं रहा। ये तजाद नहीं था उस वक्त। अब माएँ कहती हैं फला से नहीं मिलना, अच्छी कैटेगरी का नहीं है, अच्छे लोगों में उठना बैठना नहीं है। जब वो बच्चे भी अच्छों में मिक्स होते थे और अच्छे भी मुतवस्सित लोग होते थे तो एडजस्ट कर ही आते थे, साथ खेलते थे, साथ आना जाना, खाना पीना। अब तो कहते हैं उस इलाके में जाना नहीं, सही लोग नहीं है। सही। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि जो स्ट्रेंथ होती है क्लास की, उसमें सपोज 25 बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चों में से हर एक जो है एक डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, डिफरेंट फैमिली सिस्टम से आ रहा है, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है बच्चा, ये सारी चीज़ें। तो उनको समझने की ज़रूरत होती है कि किसका लेवल क्या है। आप एक चीज़ हर किसी पर उसी तरीके से थोप नहीं सकते। नहीं, लेकिन अगर कोई 20-25 हज़ार रुपये महीने का फीस दे के आ रहा है तो वो यकीनन एक मखसूस एंट्री के एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्कूल है। लिखने की बात है। एक बात मैं आपको बोलूँ, मैं एक जगह टीचिंग के लिए गया, 3 महीने के लिए गया। अच्छा, मुझे उस वक्त बच्ची का ये था, उसके वाइट सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बच्ची के ना, आयशा नाम था, मुझे अफशा नाम था, आज भी बच्ची का याद है, उसके वाइट सेल ब्लास्ट करते थे। अच्छा, वो ब्लास्ट जब करते थे तो बाबा उसका, आपको तो डॉक्टर, तो वो भूल जाती थी चीज़ें ना,
तो मैंने उसकी वालदा के साथ उसको बैठ के, अच्छा जब वो प्रॉपरली प्रेशर में होती थी तो सब चीज़ें उसको याद रहती थी, लेकिन अगर उसका ब्लास्ट हुआ कहीं पे भी कोई सेल ब्लास्ट हुआ तो वो पढ़ा हुआ भी भूल जाती थी। तो मैंने उसको एक दिन मैंने देखा, मुझे ऑब्जर्व किया, मुझे 12 दिन लगे ऑब्जर्व करने में कि आज ये किस दिन प्रेशर में है। जिस दिन वो थी उसकी वालदा के साथ मैंने कॉल पर कहा, मैं कहा बेटा मैं आपको क्लास में ज़रूर डांटूंगा, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूँ, बेटा दूसरों के सामने भी इमेज रखनी है ना। तो ये मेरी बात को इस तरह मैंने कहा इस बात को मैं आपसे एज ए टीचर मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने कहा नहीं सर आप मेरे बाप की जगह पे हैं, जो भी गोवन भाई हैं जो भी। तो जब मैं उसको क्लास में डांटता तो उसको शेम फील नहीं होता था, क्योंकि मैंने उसकी काउंसलिंग पहले से कर दी थी। बीइंग अ टीचर आपको नहीं पता कि बच्चे के घर में हो सकता है पंखा भी ना हो, बिल्कुल आपको पता नहीं है कि उसकी माँ ने सुबह जाकर रद्दी बेची और इतना लेकर आई कि सिर्फ इसको चाय नाश्ता पापे के साथ करवा दिया। तो मकसद ये कि हमें अपनी ज़रूरियात को समझना है। और दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर टीचर्स को भी ये कहता हूँ, हर एक को मैं ये कहता हूँ कि जो अल्लाह तबारक तआला ने जिनको अता किया, लेकिन अगर आप आज बहुत ऊपर लेवल पे हैं और बुरा वक्त देखा है तो उस वक्त को मत भूलें। बिल्कुल क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी। और आप जाहिर बात है बैठे हैं, बात एजुकेशन की चल रही थी, तो मैं एक माँओं से भी मेरा एक सवाल होता है कि मैंने देखा है अक्सर और बेशतर माँ जो होती है वो बच्चों को मोबाइल दे देती है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, फिर मोबाइल दे देती है, बेटा मोबाइल ले लो। बच्चे स्कूल से आते हैं मोबाइल देखना शुरू करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं मोबाइल। फेवरेट टॉपिक भी है, सही है ना? मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। मैं चिढ़ता हूँ। देखिए मैं सुबह जाता हूँ, रात में आता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ ना यार। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा अच्छा है या है, मुझे तो नहीं पता ना घर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना? बेटा नमाज़ पढ़ लो, अभी पढ़ रहे, बेटा पढ़ लो, कज़ा हो गई अभी पढ़ लेगा, भाई पढ़ ले भाई, कब पढ़ेगा भाई? अच्छा जब मैं रहता हूँ तो मेरे बच्चे सही रहते हैं, हकीकत बता रहा हूँ सही रहता है। जब फिर इसके बाद मोबाइल में लगे हुए, मैं अपने बच्चों की बात बता रहा हूँ, मैं ऑल ओवर नहीं कर रहा। तो अब मोबाइल देख रहे फिर उसके बाद इसका हल मैंने बताया कि भाई देखो ऐसा नहीं करो, ठीक है ना? अब क्या है स्कूलों में, ठीक है, वो अब मैथ का सवाल है, मोबाइल से देख कर, भाई तो खुद दिमाग चलाओ ना, कैसे सीखोगे? जब तक ये मोबाइल ने हमारे जो है सिस्टम को ख़राब कर दिया है एजुकेशन में, मोबाइल ने बहुत ज़्यादा, जबकि मोबाइल पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं अगर हम समझे तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम अपने अंदर से मैं ख़त्म कर देना, यकीन करें हम कामयाब हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है। मैं ख़त्म कर देना, खुदा की कसम हम कामयाब हैं और इस कदर कामयाब आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं इनकी बात को फ्रेंड करूँगा, अक्सर मतलब मोबाइल के खिलाफ नहीं, लेकिन कहते हैं बेजा यूज़। तो पहले का दौर क्या था, बच्चा स्कूल से आया, क्योंकि दादी घर पे होती थी, ठीक है, बच्चे को दादी के हवाले कर दिया जाता था। वो खाना खा रही हैं तो कहानियाँ सुना रही है, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ना। तो आजकल क्या है, अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए दादियों से, चाचों से, सबसे दूर किया जाता है कि मेरी ज़ात सेल्फी वाला काम। तो वो सेल्फी वाला काम तबाही का काम कर रहा है, क्योंकि आज तो आप उनको रिश्तों से दूर करिए, कल वो आपसे दूर हो जाता है। नहीं, मैं इस हवाले से एटलीस्ट ये ज़रूर कहता आया हूँ और कहूँगा, कहता रहूँगा, हो सकता है बुरा भी लगे लोगों को, लेकिन बच्चों को अपने, हमें भी चाहिए एक वक्त दें, कम से कम शादियां होने तक तो दें। बिल्कुल। उसके बाद तो वो फिर कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, किसके हाथों बिक जाएंगे या किसके हाथों किडनैप हो जाएंगे। लेकिन शादी तक तो कम से कम उनको बच्चों को टाइम दें। उन ग्रूम होते हैं, मोबाइल रखें, उनसे बातें करें हर टॉपिक पे। मेरा ये मामूल रहा है, बिल्कुल यही चाहिए। 1 घंटा बैठना है। इवन बच्चों के साथ आप मूवीज देखें, आप मूवीज देखें, बच्चों के साथ बुक्स पढ़ें, रिकमेंडेशन करें, बच्चों का फैमिली टाइम बुक फेयर्स में लेकर जाएं, आप थिएटर लेकर जाएं, कोई मसला नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। आपका जो है ना, वो एक आपने देखा होगा मशहूर वाकया, जो बच्चे ने लिखा कि बाबा 1 घंटे का कितना कमाते हैं? उससे कहा मैं $60 कमाता हूँ। तो उससे कहा कि 30 मेरे पास है, 30 मुझे चाहिए। उसने पहले तो डांट दिया, फिर उसने कहा कि पता नहीं मेरे बच्चे की क्या जरूरत है। तो उसने कहा, नीचे बच्चे को बुलवाया, नीचे डाइनिंग टेबल पे, ये लो $30। तो कहता है ये बाबा 30 वो है, 30 ये रखें, मुझे आपका 1 घंटा खरीदना। अब मुझे बताएं कौन सा घंटा मुझे देंगे? तो बच्चे वेस्ट के अंदर भी चाहते हैं, ईस्ट के अंदर भी चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी चाहते हैं। और एक बात, जिनके पास ये नेमत मौजूद है, अपने वालिदैन के पास ज़रूर बैठें, क्योंकि आपकी आधी परेशानियाँ वालिदैन के साथ बैठने से सॉल्व होती हैं। रास्ते मिलते हैं। कहते हैं ना, दुनिया में मैं डकैत बन कर हूँ, लेकिन मेरी वालदा के लिए मैं तब भी पाक साफ रहूंगा। कहते थे ना कि अगर गजल भी करके आओ तो घर पे बता दो। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने घर की बातें या अपने जो उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनसे शेयर कर रहे होते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें, या बहन से, भाई से, माँ से, या जिसके साथ उनकी फ्रेंकनेस है। तो वो मसले जो हैं घर तक रहेंगे और उनको अच्छा सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि
माँ बाप अपना अच्छा ही सोचते हैं ना औलाद सिर्फ के माँ लिए। नहीं, माँ बाप दोनों 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 के लिए कह माँ छुपा रही जाती है हूँ बात माँ में। बाप दोनों का एक नाम नरमी लिया है माँ के मैंने अंदर कहा, है। जी। देखिए मैं तो माँ एक चीज़ छुपा कहूँगा, फाइनल एक चीज़ के मेंटल हेल्थ पर आप तवज्जो दीजिए। बिल्कुल बहुत बड़ा स्ट्रेस सब्जेक्ट बन गया है, स्ट्रेस है। बिल्कुल। स्ट्रेस है। आप खुद सोचिए कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नॉर्मल चीज़ है, किसी भी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए खुद ही सोचें कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। अगर वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाइए। बिल्कुल। ये इतना ही ज़रूरी है जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, सर का दर्द होता है, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा होगा आप सोचेंगे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो डेली डेली हो रहा है। बिल्कुल तो सही ये कह रहे उतना ही नॉर्मल है जितना सर दर्द होना। और दूसरी तो चीज़ ये इस कि पे अगर- कोई सजेस्ट करता है, कोई आपको कहता है कि आपको जाना चाहिए, तो आपको बुरा मानने मैं की जरूरत नहीं एक है। बार रेहान भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि मैं, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ है, अक्सर हमारे जो काउंसलर्स हैं ना वो भी ये कहते हैं कि खुद बैठे होते एसी वाले कमरे में, वो कहते हैं धूप की तपिश में बैठकर वक्त गुजारना सीखो। उनको उस वक्त के बारे में अहमियत बताएं। जी। वक्त गुजारना आसान नहीं होता। जैसे कि वाकया मैंने आपसे शेयर किया था, वो कहते हैं आपके पास जितना है आप उसी में खुश हो। तो लोगों ने नीचे से बोला 7 लाख रुपए जो लिए पहले आके सब में बांटो, फिर बात करेंगे आगे। हाँ, तो मकसद ये है कि काउंसलर को भी चाहिए कि उनके नहज पर जाकर सोचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरजान आइसक्रीम का, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से ये मिठास ज़िंदगी में घुलती चली जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद से आई और ये साथ ऐसे ही जुड़ा रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तबीयत नासाज होते हुए भी आप यहाँ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अब फिर चीज़ को बैठ के फाइनलाइज करते हैं और फिर उसके, क्योंकि अब जिम्मेदारी आ गई है कि बच्चों को आगे लेकर जाना है बेहतरीन अंदाज में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारी टीम में मौजूद हैं भट्ट साहब, अदील भाई, हमारे बासित भाई, हमारे इरफान भाई, खुरम भाई, हमारे जो हैं वो आसिफ भाई और रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और निसार भाई भी हैं आज हमारे साथ मौजूद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि टीम है तो हम हैं। इसी के साथ आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत हुआ। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, और तरक्की पर कभी नाज ना करें, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए पता नहीं चलता। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।